ये पेपर है जी, जो आज हमने डिस्कस करना है। मैं इसको थोड़ा-सा बेटा आज कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में इसको ख़त्म करें। अक्टूबर-नवंबर 22 का, मई-जून 22 का मैंने डिस्कस कर लिया बेटा। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड के बारे में कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड है और उसने आपको क्या-क्या चीज़ें दी हैं? लैटिस एंथैल्पी दी हुई है। लैटिस एनर्जी होती है कि आप गैसियस आयन से बनाते हैं। एटमाइजेशन दी है कैल्शियम की, आयनाइजेशन दी हुई है और एटमाइजेशन क्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले कह रहे जी कि व्हाट इज मीन बाय टर्म लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी बेटा ये होती है, मैं आपको पहले इक्वेशन बताऊं ताकि आपको डेफिनेशन लिखना आसान हो, कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, है ना। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लैटिस एनर्जी आपने जब भी डिफाइन करना है वो एक्सोथर्मिक के तौर पर डिफाइन करना है। तो आप इसमें क्या बताएंगे? एनर्जी चेंज व्हेन, बेटा साथ साथ आप लोग लिखेंगे, आप लोग खुद भी सॉल्व करेंगे। 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अच्छा ये आयोनिक कंपाउंड मस्ट है, ठीक है, कोवेलेंट नहीं हो सकता। आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक सॉलिड लिख दें तो वो ज्यादा अच्छा है। आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। यूज द डाटा इन द टेबल 1.1, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बेटा आपने फॉर्मेशन बतानी है जी कैल्शियम क्लोराइड की। अच्छा आप इसके लिए हेस साइकिल भी बना सकते हैं, बोन हेबर साइकिल भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम बेटा चले यहाँ पर इसको करते हैं। देखें ये तो है लैटिस एनर्जी ना, ये गिवन है या नहीं? चेक करें जरा ऊपर क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, ये गिवन है भाई। -2237 लैटिस एंथैल्पी कितनी है? -2237, ठीक है। अब आपके पास बेटा एलिमेंट्स हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर। फॉर्मेशन पता है क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ये होता है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो ये आपको नहीं पता, ये वो आपसे पूछना चाह रहा है, दिस इज अननोन। और अब देखिए ये सारी चीजें आपको पता होंगी, ये जो मैं भी करूंगा ना, इस कैल्शियम से मैंने कैल्शियम गैसियस आयन तक जाना है, ये हमें पता है। देखिए कैल्शियम के पहले एटमाइजेशन करते हैं जी, कैल्शियम के पहले एटमाइजेशन होगी ना, तो कैल्शियम सॉलिड से गैस में जा रहा है। तो एटमाइजेशन की वैल्यू उसने दी हुई है, देखें आप जरा चेक करें। ये उसने बताया हुआ एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज +193, तो मैं यहाँ लिख लूंगा +193, दिस इज एटमाइजेशन, ठीक है। क्लोरीन चलें ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल, साथ साथ भी कर सकते हैं आप। अब बेटा आप इसके ना दोनों आयनाइजेशन एनर्जी कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों कर दें, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। Ca2+ गैस, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये Cl2 गैस आ रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को ऐड करना है जी आपने। 590 590 और 1150, 590 और क्या आ रहा था 1150, ये ऐड हो गया। अब बेटा क्या करना है जी आपने, कैल्शियम तो गैसियस आयन बन गया, अब क्लोरीन को आपने करना है ना, क्लोरीन को देखिए क्लोराइड में भेजना है। तो अब आप क्लोरीन के साथ काम करेंगे। देखिए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आपने गेन करवाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए आपको पहले क्लोरीन की एटमाइजेशन करनी है। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ना, मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, पहले इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको एटम में लेकर आएंगे, अनस्टेबल करेंगे, देन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास Cl2 है, तो ये एटमाइजेशन हो रही है जी, इसको बॉन्ड एनर्जी वैसे कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गैसियस से बन रहा है। अच्छा अब देखें ये 2 मोल गैसियस एटम इज फॉर्म्ड, ये बात जरा नोट कीजिएगा। 2 मोल्स ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड, तो एटमाइजेशन होता है 1 मोल के लिए। आप जरा चेक करें, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ 1 मोल ना, ये 1 मोल के लिए 121, तो ये 2 मोल Cl के बन रहे हैं, तो ये होगा 2 × 121। अब बेटा आगे आ रहा है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा एक ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देखें -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 मोल्स में ऐड हो रहा है, देयर आर 2 क्लोरीन्स। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी उसको ×2 आप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज माइनस है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये इस तरह हो रहा है जी, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl-, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl-, तो बेसिकली है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन 2 मोल्स आपके पास क्लोरीन के हैं, तो -364 × 2, -364 × 2 हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास देखें
एक एनर्जी जो डायग्राम है वो बन गई है। इसमें रूट आप बता सकते हैं, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग है, ये बेटा आपका फाइनल है, दिस इज फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक एक रूट होगा बेटा, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा रूट होगा। तो अब आप देखें फॉर्मेशन इस सारे के इक्वल होगा। आप जल्दी से खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा, टाइम थोड़ा हमने जल्दी से इसको करना है। फॉर्मेशन, ये जो आपके पास एक रूट आ रहा है ना, फर्स्ट रूट, ये सेकंड रूट के इक्वल है। सेकंड रूट में जो जो एनर्जी चेंजेस आ रही है उसको लिखते जाएं, +193 +590 +1150 और +2 × 121 -364 × 2, और आगे आ रहा है प्लस के बाद -2237। बेटा कोई बच्चा जल्दी से कैलकुलेट कर सकता है इसको? शाबाश, -790 आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आंसर आना चाहिए आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 possible values for the first electron affinity of bromine are shown. One of them is correct. Place a tick. आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप एटम का साइज बिगर हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली डिपेंड दी साइज ऑफ एटम के ऊपर करती है। जितना एटम का साइज बिगर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होती जाएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। तो जितना बेटा एटम स्मॉल साइज का होगा, न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से कम होगा, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन स्मॉल, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होगी। जरा ऊपर चेक करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी बताई हुई है उसने? -364, ठीक है। तो अब जो ब्रोमीन है ना, उसकी 364 से कम होगी, 364 से कम होनी चाहिए बेटा ये। अच्छा, इसको माइनस साइन कर पेना चाहिएगा, आप इसको मैथमेटिकली ना सोचिएगा कि सर जितनी जो है ना बिगर स्मॉलर वैल्यू, जितनी बिगर वैल्यू के साथ माइनस होगा वो उतनी स्मॉल होगी, नहीं, यहाँ पर ये नहीं सोचना। ये माइनस तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने वैल्यू को देखना है कि वैल्यू सबसे, यहाँ पर देखें 364 क्लोरीन की आ रही है ना, क्लोरीन की 364 आ रही है, तो ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से तो कम होगी, तो क्लोरीन से कम कौन सी वैल्यू आ रही है? 342, ठीक है जी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आप एक्सप्लेनेशन क्या देंगे बेटा कि ब्रोमीन एटम हैज लार्जर रेडियस। ब्रोमीन एटम हैज लार्जर रेडियस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड। अच्छा, जिन बच्चों को हाइड्रेशन का मतलब नहीं समझा, नहीं पता, वो ये समझ लें बेटा, ये क्लोराइड है ना गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाटर में जाएगा तो वाटर इसको सराउंड करेगा। तो जब भी कोई गैसियस आइन इज सराउंडेड बाय वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, एंड दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक ना, क्योंकि क्लोराइड जो है उसको वाटर सराउंड कर रहा है, तो वाटर वाटर और क्लोराइड के दरमियान एक जो है आइन डाइपोल फोर्स क्रिएट हो रही है, तो दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द लेटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द डाटा शोन। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज दिस। हाइड्रेशन कैल्शियम आयन की ये है। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग टर्म्स को बताएं। बट एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मैं पहले आपको इक्वेशन से बता देता हूँ। जिस तरह कैल्शियम क्लोराइड है ना सॉलिड, इसको आप एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कैल्शियम एक्वस और क्लोराइड एक्वस में चला जाएगा। इसको आप क्या कहेंगे कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। 1 mole of solute is dissolved in excess of water, ठीक है। तो इसको ये डेफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of solute dissolves in excess of water। स्टैंडर्ड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नॉट नहीं लिखा हुआ। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है बेटा? हाइड्रेशन मैंने भी आपको ऊपर बताई, देखें, व्हेन अ गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर, तो एनर्जी चेंज। अच्छा, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सो, ये बात याद रखिएगा, ऑलवेज एक्सो, ठीक है। तो एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। आगे चलें जी।
आपसे कह रहे जी आप हाइड्रेशन निकालें क्लोराइड आयन की। आपने हाइड्रेशन बतानी है कि क्लोराइड आयन में हाइड्रेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बेटा थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको ध्यान से समझना आपने। देखें, आपको जब भी हाइड्रेशन वगैरह का आ रहा हो ना, तो आप बेटा पहले लैटिस एनर्जी देखिए, उसने दिया वही क्वेश्चन चल रहा है। लैटिस एनर्जी इज गिवन। आप ये देख सकते हैं लैटिस एनर्जी आपके पास है, किधर है जी, ये फर्स्ट वन में। ये लैटिस एनर्जी है ना, और कितनी एनर्जी उसने दी है, -2237। दिस इज दी लैटिस एनर्जी, दिस इज गिवन। आपको क्या निकालना है भाई, हाइड्रेशन। नीचे बॉक्स एक बनाए, ये है साइकिल, आप बनाएं बेटा इस तरह करके। देखें उसने आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है। सोल्यूशन क्या होता है भाई, सोल्यूशन ये होता है, ये सोल्यूशन की इक्वेशन है, देखें ये देखें, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन। कि कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डाल रहे हैं तो कैल्शियम आयन बन रहा है और क्लोराइड आयन बन रहा है ना। ये सोल्यूशन है ना। और इसमें कितनी एनर्जी चेंज आ रही है, -83। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये जब सोल्यूशन में जाएगा तो ऐसे बनेगा कैल्शियम 2+ 2Cl- -83 किलो जूल्स, राइट। अच्छा यहां से देखें बेटा, ये एक्वस में है, एक्वस, एक्वस। ये देखें, ये क्लोराइड गैस से एक्वस में जा रहा है भाई, गैस से एक्वस में। ये तो अननोन है ना, ये तो आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन ये 2 मोल्स हैं, कितने हैं, 2x कर दें, 2 मोल्स है ना बेटा। आपने 1 मोल के लिए बताना है, लेकिन ये 2 मोल्स क्लोराइड आयन गैसियस से एक्वस में जा रहे हैं। और कैल्शियम का बेटा गिवन है, अब ये देखें कैल्शियम, ये आप स्टेट सिंबल को देखें कि गैस से एक्वस में जा रहा है, तो दिस इज हाइड्रेशन ना। और इसके लिए एनर्जी चेंज बेटा क्या आ रही है, ये -1650, -1650 ये आ रही है। ठीक है बेटा, अब आप बेटा इसको सॉल्व कर ले, हेस साइकिल बना लें, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका बेटा फाइनल है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, जहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं, और फाइनल कौन सा होगा, जहां पर तमाम एरोज की डायरेक्शन है वो नीचे वाले बॉक्स पर है। तो यहां से यहां तक ये एक रूट हो गया बेटा, और यहां से ये दूसरा रूट हो गया, ये सेकेंड रूट है, ये फर्स्ट रूट है। अब फर्स्ट रूट में क्या आ रहा है देखें, 1650, ये भी ऐड करना है भाई, यही तो फाइंड आउट करना है, 2x। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो वैल्यू होगी ना आपकी बेटा, जो हाइड्रेशन एनर्जी आपको मैंने बताया कि हमेशा किस में आएगी, माइनस में आती है। ठीक है, हाइड्रेशन इज ऑलवेज इन माइनस। अच्छा आगे है जी हमारे पास, ये फर्स्ट रूट हो गया, इज इक्वल टू, सेकेंड रूट में क्या आ रहा है, -2237 और -83। 2x इज इक्वल टू -2237 -83 प्लस 1650। बड़े ये 2x निकालें, क्या आ रहा है जी यहाँ पर 2x। शाबाश, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लें कोई बच्चा अगर। तो जी ये आएगा आपके पास 2237 प्लस 83 -1650, ये आ रहा है बेटा -670। अब आपने एक के लिए निकालना है ना, ये 2x का मतलब है 2Cl बेटा। तो एक के लिए क्या होगा, 6 - 670 डिवाइडेड बाई 2, तो -335। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अगर आपके ये बेटा पॉजिटिव में आ रहा है तो समझ जाइएगा गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी कि कैल्शियम फ्लोराइड कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है, फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड ऐसे बन सकता है, कैल्शियम सॉलिड, फ्लोरीन गैस और CaF2 सॉलिड। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस फॉर द सिंथेसिस, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सॉलिड बन रहा है गैस से, मतलब एंट्रोपी तो होता है ना, डिसऑर्डर ना। तो डिसऑर्डर यहाँ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये गैस था और ये सॉलिड में जा रहा है। तो आप बताएंगे कि एंट्रोपी, साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। आप ये पूरा लिखेंगे बेटा, ठीक है, स्पेलिंग में ऐसे।
जिसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखेंगे कि देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं भाई, कम हो रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस। अच्छा अब देखें, यूज द डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा इसकी ये एंट्रोपी नेगेटिव में आ रही है ना, कह रहा है यूज द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड की वैल्यू दी हुई है उसने -1 to 1/4। मैं नीचे लिखता हूँ इसकी इक्वेशन भी, कैल्शियम सॉलिड, फ्लोरीन गैस, CaF2 सॉलिड, और डेल्टा जिसके लिए आ रहा है बेटा -1 to 1/4। अब देखें डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन इज गिवन एंड योर आंसर टू E1। E1 का आंसर ये है कि डेल्टा एस इसका नेगेटिव में आ रहा है। प्रेडिक्ट हाउ द फिजिबिलिटी फॉर दिस सिंथेसिस विल चेंज विद इंक्रीजिंग द टेंपरेचर। आपने बेटा क्या बताना है कि टेंपरेचर के चेंज करने से फिजिबिलिटी क्या हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखें, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S। डेल्टा G आपको पता है अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन इज फिजिबल, डेल्टा G अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अब देखें आपने क्या किया, इस इक्वेशन का ना दो हिस्से हैं, ये है और एक ये है। आप बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अच्छा डेल्टा एस आपका क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, और आप टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हो, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखो डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन जब वो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल आपका टी डॉट डेल्टा एस मोर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। जरा सोचें बेटा इसको, ये बात जरा सोचें कि डेल्टा एस पहले से नेगेटिव है और ये आप टी को बढ़ा रहे हो, या माइनस टी चलो कह लो, माइनस टी को बढ़ा रहे हो, तो ये माइनस टी और ये डेल्टा एस भी माइनस है, यहाँ पे से मल्टीप्लाई होगा तो इट वुड बी मोर पॉजिटिव ना, ये क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव, और डेल्टा एच आपका नेगेटिव है। लेकिन बेटा आपका ये वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, तो माइनस टी डॉट डेल्टा एस जो है ये आपका मोर पॉजिटिव होता जा रहा है, तो वो डेल्टा एच के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, पहली बात आपने लिखनी है कि टी डॉट डेल्टा एस becomes minus T dot delta S becomes more positive, या अगर आपने ये नहीं लिखना तो फिर माइनस का साइन हटा दें कि T dot delta S becomes more negative, ये भी लिख सकते हैं आप इसको, देखें T dot delta S becomes more negative क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन पहली लाइन ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी कि माइनस टी डॉट डेल्टा एस बिकम्स मोर पॉजिटिव एट हाइयर टेम्परेचर, एट हाइयर टेम्परेचर। तो इसका इफेक्ट क्या होगा भाई, it will cancel the effect of delta H and delta G would be positive, hence reaction will be not feasible at high temperature। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आपने फिर सुन लें डेल्टा एस नेगेटिव था, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से टी डॉट डेल्टा एस मोर नेगेटिव हो गया, लेकिन जब ये टी डॉट डेल्टा एस नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो ओवरऑल पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव होने से डेल्टा एस का इफेक्ट कट डाउन हो जाएगा, तो आपके पास डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, देखें कितना टाइम लगता है जी इन क्वेश्चंस पर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO रिएक्ट्स विद ओजोन, राइट, और आपके पास NO2 बन रहा है, O2 बन रहा है, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, reaction is first order with respect to NO and O3 at 298 Kelvin, the rate constant is this, complete the rate equation। देखिए उसने आपको बता दिया है कि रिएक्शन NO के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है और O3 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी, NO इसकी पावर 1, O3 इसकी पावर 1, और पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास रेट इक्वेशन बेटा आ गई है। अच्छा अब ओवरऑल वैसे क्या होगा, ये तो इंडिविजुअली अगर आप NO को इंडिविजुअल देखें तो फर्स्ट, O3 को इंडिविजुअली देखें तो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। A reaction is carried out in which initial concentration of NO and O3 are both 1.20 times 10 raised to power -6 mole per cubic decimeter. Calculate the initial concentration of the reaction state, its unit। ये देखें जी क्या करना है,
वैल्यूज पुट करें बस। ये जो रेट होता है ना, ये बेसिकली इनिशियल रेट ही होता है बेटा, ठीक है। रेट मीन इनिशियल रेट। के की क्या वैल्यू है बेटा, ऊपर दी हुई है 11500। अब ये एनओ की क्या वैल्यू है बेटा, यहाँ लगाएं जरा, एनओ की वैल्यू उसने बताई हुई है आपको। एनओ की इनिशियल कंसेंट्रेशन और O3 की भी सेम है, ये आ रही है 1.20 टाइम्स 10⁻⁻⁶। जोहा जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। रेट इज इक्वल टू, इन तीनों चीजों को जरा मल्टीप्लाई कर लो, और यूनिट्स भी हमने निकालनी है इसकी। जल्दी से पहले आंसर बताएं क्या आ रहा है। जी बेटा आंसर आ रहा है, देखें। यही आ रहा है ना आंसर। अब यूनिट्स पर आ जाए जी। जी फाइजा 1.66 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा यूनिट्स देखिए कैसे निकालनी है। वैसे तो रेट आपको पता है कि रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं के की उसने दी हुई है। के की क्या यूनिट है, मोल -1 DM3S-1। फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसकी भी क्या होगी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप ये कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया बेटा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो वो क्वेश्चन पढ़ रहा है, जरा आप लोग पहले पढ़ लें, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए उसने ऊपर बताया है कि इंडिविजुअली हर रिएक्टेंट के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है आपका, सेकंड आ रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रिएक्शन डिस्क्राइब इन A2 इज मॉनिटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस रिएक्शन को मॉनिटर किया भाई, किसी एक रिएक्टेंट को नहीं कह रहा, इस पूरे रिएक्शन को, जिसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड था और इंडिविजुअली रिएक्टेंट का फर्स्ट था, तो उसने पूरे रिएक्शन को मॉनिटर किया। प्रिडिक्ट वेदर और नॉट द ग्राफ ऑफ NO अगेंस्ट टाइम under these conditions shows that the reaction has a constant half life. Explain your answer. जी फाइजा क्या कहती हैं आप, क्या आंसर होना चाहिए जी इसका। जी अंसिया क्या कह रही है। जी बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट नहीं है ना भाई, ऊपर देखें ओवरऑल, तो अब इसको ऐड करते हैं ना, ये देखें 1 और 1, तो ये क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर तो 2 आ रहा है, ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है ना, इसलिए इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती। जिन रिएक्शंस की ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होता है उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, वो कह रहा है प्रेडिक्ट वेदर और नॉट द ग्राफ ऑफ NO against the time under these conditions show that reaction has a constant half life। नहीं, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होगा देन हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी। अच्छा नेक्स्ट देखें, नाइट्रस ऑक्साइड डिकम्पोजेज इनटू इट्स एलिमेंट। N2O N2 में जा रहा है और O2 में जा रहा है। एट अ हाई टेम्परेचर a small amount of platinum wire is added to a large amount of nitrous oxide. The reaction follows zero order kinetics. Zero order reaction है, platinum wire behaves as a catalyst. sketch a graph on the axis। अच्छा बेटा जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जीरो ऑर्डर में ये होता है कि जो आपका कंसंट्रेशन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इक्वल टू के होता है, रेट आपका कांस्टेंट रहता है। रेट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का ये मतलब है कि कोई रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो वो रिएक्शन जिस तरह स्टार्ट में हो रहा था ना, जितना तेज उतना ही तेज एट द एंड भी हो रहा होगा। वैसे नॉर्मली तो ये होता है ना कि स्टार्ट में रिएक्शन फास्ट होते हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ स्लो होते जाते हैं, लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही होती। चाहे कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, रेट रिएक्शन एक ही रेट से होना है। तो इसके लिए जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वैसे करेंगे कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, कि रिएक्शन रेट जो है ना, रिएक्शन रेट इज अनचेंज। जितना रिएक्शन देखें 5 मिनट में जो रिएक्शन रेट था वही 10 मिनट में है, वही 15 मिनट में हो रहा है, वही 20 मिनट में हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा।
तो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन वो आपसे दूसरा ग्राफ भी बना रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग ये दो क्वेश्चंस हैं क्योंकि बच्चे इसमें ग्राफ गलत बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि आप अगेन जीरो ऑर्डर के लिए बनाएंगे, अगेन जीरो ऑर्डर के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन ऊपर वाला जो ग्राफ था ना वो रेट ऑफ रिएक्शन का था और टाइम का था। मैं आपसे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन यहां पर तो बेटा कंसंट्रेशन कह रहा है, क्या टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और कंसंट्रेशन सेम रेट से कम होती है, ठीक है ना। जितनी कंसंट्रेशन स्टार्ट में कम हो रही है उतनी मिड में और उतनी एंड पे भी। तो आप यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये यहाँ पर देखें कि बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव ग्रेडियंट क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि कंसंट्रेशन कम तो होती है ना, रिएक्टेंट यूज तो हो रहा है ना। शुरू में कंसंट्रेशन इतनी थी, फिर कंसंट्रेशन इतनी होगी, फिर कंसंट्रेशन इतनी, फिर कंसंट्रेशन इतनी। तो ये कंसंट्रेशन कम हो रही है लेकिन सेम रेट से हो रही है, ठीक है। अच्छा, प्लेटिनम बिहेव्स एज अ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे जी ये जो क्वेश्चन है जरा इसको पढ़ें, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो दे रहा है, जरा बता सकते हैं जी ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा हुआ है ये चीज कि प्लेटिनम बिहेव्स as a heterogeneous catalyst in this reaction, describe the mode of action of heterogeneous catalyst। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं बुक जरा ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। आपको याद करवाता हूं बेटा कि ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फिर आप लोगों को जरा आसानी हो जाएगी। ये देखें जी, याद है इस तरह की, ओहो, याद है बेटा इस तरह की एक डायग्राम आपने अपने स्कूल में या कहीं पर भी बनाई होगी, जिसमें ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का बता रहा है कि पहले ये आपके पास कैटालिस्ट की सरफेस है, ये बुक से मैंने ओपन किया, और ये रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन कहते हैं कि सरफेस पर अटैच होना ना, ये सरफेस पर अटैच हो रहे हैं, ये हेबर्स प्रोसेस का बता रहा है। फिर क्या हो रहा है बेटा? रिएक्शन हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेकिंग हो रहे हैं, और बॉन्ड्स फॉर्म भी हो रहे हैं, ब्रेक भी हो रहे हैं। देन डीसॉर्प्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल अब आपका प्रोडक्ट डीसॉर्ब हो रहा है। एड्सॉर्ब अटैच हो रहा है सरफेस पर, डीसॉर्ब सरफेस से रिमूव हो रहा है ना। तो यही काम बेटा वो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो हेट्रोजेनियस कैटालिसिस होते हैं, जिसमें आपका जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में होता है और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में, यहाँ पर हैं बिल्कुल उसी तरह। ये प्लेटिनम है और गैसेस कौन सी हैं जी? आपके पास N2O है, N2O है। तो कह रहे जी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? तो आप ये बताएंगे इसमें कि सबसे पहला काम ये होगा जी कि एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट, पहला काम ये करना है कि रिएक्टेंट्स विल एड्सॉर्ब, नॉट एब्सॉर्ब, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब कहते हैं सरफेस के ऊपर अटैच होना। रिएक्टेंट्स विल एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है जी। कैटलिस्ट के ऊपर ये इस तरह अटैच हो जाएंगे, ये ऐसे, ये अटैच हो गए जी। अब क्या होगा? रिएक्शन विल हैपन एंड बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। फिर क्या होगा जी? न्यू बॉन्ड्स बनने के बाद नाउ आपका प्रोडक्ट हैज फॉर्म, तो वो डिसॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन there will be desorption of product। आपका प्रोडक्ट डिसॉर्ब का मतलब है कि उससे, मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि बेटा ये काम कैसे करता है ब्रो। रामा कह रही है कि मोड ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि ये काम कैसे करेगा भाई। आपने एक किस्म का इसका मैकेनिज्म बताना है। आपको याद है आपने होमोजेनियस कैटालिसिस का भी मोड ऑफ एक्शन पढ़ा हुआ है, हेट्रोजेनियस का भी पढ़ा हुआ है। बता देता हूँ अभी, चलिए मैं भी जल्दी से बता देता हूँ। होमोजेनियस में ये होता था बेटा, ये देखें जी, ये इस तरह का ग्राफ है, ये आपने याद करना है, ये होमोजेनियस के लिए था।
और उसमें एग्जाम्पल ये थी, बड़ी फेमस एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम में 3-4 दफा आ भी चुकी है, जिसमें ये हम कहते थे S2O8 माइनस और आयोडाइड, आप इसमें रिएक्शन नहीं कर रहे क्योंकि बोथ आर नेगेटिव, तो इसमें क्या होता है, आप एक आयरन 3 एज अ कैटलिस्ट लेकर आते हैं। तो आयरन 3 क्या करता है, पहले रिएक्शन में आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आयरन 2 में जाता है, और फिर आयरन 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देता है। तो ये 2 स्टेप पे रिएक्शन हो रहा है, इसलिए देयर आर 2 एनर्जी हम्प्स। ठीक है जी, तो ये भी देख लीजिएगा। और इसमें ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रीसेंट पेपर में आई भी हुई है कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे। आपने वो कैटलिस्ट यूज करना होता है बेटा जिसकी ई नॉट वैल्यू इन दोनों रिएक्टेंट्स के दरमियान में आ रही हो, ताकि वो एक से इलेक्ट्रॉन ले सके और दूसरे को दे सके। इसको आप देख लीजिएगा बेटा बाद में, ठीक है। अभी हम जरा पेपर की तरफ दोबारा जाते हैं। सजेस्ट अ रीजन व्हाई दिस रिएक्शन हैज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन द अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज लार्ज एंड अमाउंट ऑफ प्लेटिनम इज स्मॉल। अब जरा देखें, ये बेटा आपके पास प्लेटिनम है ना, राइट, और ये इसके ऊपर, ये प्लेटिनम जो है ना, ये इसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं। ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ना, आप समझे ये इसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है। जरा काउंट करें कितनी है ये, ऐसी ऐसी आपसे एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक्टिव साइट्स हैं। कितनी एक्टिव साइट्स हैं? अब आपको ये बात पता है ना कि एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स की भी कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। सेम केस होता है फॉर द कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट की भी एक्टिव साइट्स हैं जिसके ऊपर रिएक्टेंट ने आकर अटैच होना है। तो इसकी एक्टिव साइट्स सपोज करते हैं 17 है, और आपके पास जो मॉलिक्यूल है हम वो एज्यूम कर लेते हैं 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं जी? 1000 मॉलिक्यूल्स। अब वो क्या कह रहा है सुने फिर, सजेस्ट अ रीजन व्हाई दिस रिएक्शन हैज जीरो ऑर्डर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर क्यों डिपेंड, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है कि आप कैटलिस्ट भी डाल रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज नहीं हो रहा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। Why this reaction has zero order kinetics when the amount of nitrous oxide is large and amount of platinum is small? आपने थोड़ा कैटलिस्ट यूज किया हुआ है और रिएक्टेंट आपका बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, इसका आपको रीजन समझ आ रही होगी कि 1000 में से सिर्फ 17 मॉलिक्यूल इन सरफेस पर जाकर रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी के लिए क्या है, बाकी के लिए एक्टिव साइट्स ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि ऑल एक्टिव साइट्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस आर ऑक्युपाइड। इसलिए जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो स्लो स्लो रिएक्शन करेंगे ना, जब स्लो रिएक्शन करेंगे तो वो ऑर्डर जीरो ऑर्डर बन जाएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो ऑल एक्टिव साइट्स, all active sites on catalyst surface are occupied। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। ये जी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपके कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। डेटा शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल 3.1 इन ऑर्डर टू आंसर सम पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अच्छा ये उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मैग्नीशियम half cell and MnO4 Mn2 plus half cell. The standard cell potential of this can be, ठीक है। Define standard cell potential। standard cell potential क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ये है ना, एक मैग्नीशियम है सपोज, और इसको आपने मैग्नीशियम के सॉल्ट में डिसॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं। बट आप इसका ना पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि you will connect this with standard hydrogen electrode। अब इस हाफ सेल को ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे तो फिर वोल्टेज आप मेजर करोगे। तो अब आपने वो बताना है जी, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज डेवलप या वोल्टेज प्रोड्यूस व्हेन अ हाफ सेल इज कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन आगे वो कह रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन भी बताएं कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए बेटा। जो कंसेंट, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट वो होना चाहिए 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जो गैसेस हैं उनका प्रेशर होना चाहिए आपके पास 1 atm, और जो टेम्परेचर है बेटा वो 298 केल्विन होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Complete the diagram on the below to show the electrochemical cell of magnesium ion। अब देखें बड़ा, ये मेटल आयन है, तो मेटल आयन में आपको पता है कि आप ये मैग्नीशियम ले लेंगे, ये देखें Mg मेटल है ना, सॉलिड, तो ये Mg, और ये बेटा आप Mg का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। Mg का आप कोई भी सॉल्ट ले लें, MgSO4 ले लें,
ये आपके पास सॉल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये दूसरा जरा हाफ सेल देखें, ये आपके पास दोनों ही आइंस हैं, दोनों ही आइंस है ना, तो जब दोनों ही आइंस हों या दोनों ही नॉन मेटल्स हों तो फिर आप प्लेटिनम लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप बेटा प्लेटिनम लेंगे इलेक्ट्रोड, और इसमें आपने बेटा MnO4 Mn2 प्लस और H प्लस। अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने H प्लस क्या क्यों लिखा है। ईच आइन हैज 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसंट्रेशन। बेटा हर एक की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब MnO4 -1 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह Mn2 प्लस, इसकी भी कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है जी। और उसकी भी जो हाइड्रोजन आइन है, ये बेटा आपका सॉल्ट ब्रिज आ गया ऐसे। ये बेटा आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना है जी ऐसे। अब देखें आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है, 3 के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आ जाए बेटा रिएक्शन के ऊपर। हाँ, अब आपने बताना है यूज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टू आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। देखें अब आप जरा आ जाएं ऊपर, आपने बताना है कि कौन सी दो इक्वेशंस आप चूज करने जा रहे हैं। एक तो बड़ी सिंपल है, मैग्नीशियम और Mg2+, दूसरा MnO4 और Mn2+ है। तो MnO4 और Mn2+ देखे कहाँ आ रहा है, ये लास्ट वाली में आ रहा है जी, बस और कहीं भी नहीं आ रहा। दोनों आने चाहिए। देखिए आपने ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है इसमें MnO4 भी आए और Mn2+ भी आए, तो ये MnO4 भी आ रहा है Mn2+ भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन ले ली। अब देखिए मोर नेगेटिव कौन सी है, जो मोर नेगेटिव होगी ना, दिस वन। मोर नेगेटिव का मतलब होता है कि ये मोर रिएक्टिव है। मोर नेगेटिव मीन मोर रिएक्टिव, और ये क्या करेगा लूज द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन होगी। तो इसलिए मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन होगी, और मैग्नीशियम बेटा ऐसे जाएगा, इसका रिएक्शन ऐसे होगा, Mg इस तरह जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। और जो मोर पॉजिटिव होता है, इसकी सारी बातें ऑपोजिट कर दें। मोर पॉजिटिव का मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव है और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। जी श्री, आप क्या पूछ रहे हो भाई। कैन वी यूज द ट्रांजिशन मेटल एज एन इलेक्ट्रोड क्रोमियम बिकॉज वन ऑफ द पेपर। क्रोमियम यहाँ क्यों लेंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आई। यहाँ क्यों लेंगे भाई क्रोमियम, एक मैग्नीशियम है और एक दूसरा जो है आपका मेटल आइन है। तो जब आपके पास दोनों ही आइंस हो तो आप फिर प्लेटिनम लेते हैं, क्रोमियम बिल्कुल नहीं लेते हो, तो क्रोमियम भी इंटरफेयर करेगा भाई। और भाई वहां पर जरा आपने जो मुझे पिक्चर सेंड की है, उसमें जो सॉल्ट है वो कौन सा क्रोमियम है, तो उसने क्रोमियम लिया हुआ है। जोन सा वो तो यहाँ देखिए मैंने भी ऐसी किया है कि यहाँ जो सॉल्ट है मैग्नीशियम का सॉल्ट है तो मैग्नीशियम ले लिया है। जो आपने पिक्चर सेंड किया है वहां क्रोमियम का सॉल्ट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड क्रोमियम का आएगा, ठीक है। मुझे आपका जो क्वेश्चन बेटा समझ आया वो यही कि क्रोमियम आप बिल्कुल उस वक्त देंगे जब आपके पास क्रोमियम का सॉल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोनों जो वो है वो सॉलिड कोई नहीं है, आइंस की फॉर्म में। ठीक है जी, अब आगे चले, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, आपको मुझे क्वेश्चन जो है ना समझ नहीं आ रहा। श्री आप क्या कह रही हैं, मैंने आपको बताया कि जोन सा मेटल होगा आपने उसी का सॉल्ट लेना है। अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम का सॉल्ट ले रहे हैं, वो क्रोमियम 3 लिया हुआ है, उसने क्रोमियम 3 लिया हुआ है जो आपने पिक्चर सेंड की है, तो क्रोमियम वहां यूज कर रहे हैं ना, इसमें क्या मसला है। अच्छा अगले क्वेश्चन पर है जी, वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर पोलैरिटी डालनी है जी। तो नेगेटिव वो होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैग्नीशियम इज नेगेटिव, और मैगन जो ये पर मैग्नेट है और मैग्नीज आइन है ये आपका पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा बेटा, मैग्नीशियम से यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि मोर रिएक्टिव विल लूज द इलेक्ट्रॉन ना। कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ सेल, बड़ा ही आसान है, ई नॉट निकालना है आपने। तो बेटा ई नॉट ऑफ कैथोड, रिडक्शन कहां पर हो रही है जी, रिडक्शन किधर हो रही है, देखें यहां रिडक्शन हो रही है ना नीचे वाले में। तो 1.52 माइनस, और ऑक्सीडेशन किधर हो रही है मैग्नीशियम में 2.38 -2.38। तो क्या आंसर आ रहा है जिसको ऐड कर दें 3.90। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको बनाते हैं जी।
मैग्नीशियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये बात तो हम देख चुके हैं, है ना। ये देखें मैग्नीशियम इस तरह जा रहा है ना। अब ये जरा इक्वेशन बेटा इसको लिख लें, MnO4 8H प्लस और 5 इलेक्ट्रॉन, MnO4 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 प्लस 4H2O। बेटा इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करें बस पहले, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है नीचे 5 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो ये 5 ये 5 और ये हो जाएगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली इक्वेशन 2 से करें, ये आ गया बेटा आपके पास 2, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 16, ये आपके पास बेटा आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 8। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपकी इक्वेशन बनने जा रही है जी। जो रिएक्टेंट्स है उनको इकट्ठा करके लिख दें, ये बेटा इनको इकट्ठा लिखें पहले, 5 mg 2 MnO4 1 माइनस 16H प्लस 5 Mg2 प्लस 2 Mn2 प्लस एंड 8H2। अब जरा आगे चलें, प्रिडिक्ट हाउ द सेल रिएक्शन विल चेंज, हाउ द सेल रिएक्शन विल चेंज। मतलब देखिए इस सेल रिएक्शन में क्या हो रहा था भाई, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हो रही थी और पर मैग्नेट में रिडक्शन हो रही थी ना, दिस इज द रिएक्शन ना। सेल रिएक्शन क्या हो रहा था कि मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन और मैग्नेट में रिडक्शन। कह रहा है कि प्रिडिक्ट हाउ द सेल रिएक्शन विल चेंज इफ एट ऑल व्हेन द सॉल्यूशन इन द मैग्नीशियम हाफ सेल इज डाइल्यूटेड। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कहना चाह रहा है, पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ। ये आपके पास हाफ इक्वेशन है ना, अच्छा। अब बेटा उसने क्या किया जी कि वाटर मजीद ऐड कर दिया है, उसने क्या किया है वाटर ऐड किया है कि व्हेन द सॉल्यूशन इन द मैग्नीशियम हाफ सेल इज डाइल्यूटेड। अब देखिए जब उसने वाटर ऐड किया है तो वाटर ऐड करने से कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, किसकी किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, मैग्नीशियम आयन की। तो बेसिकली आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आपने मैग्नीशियम आयन कम कर दिए, मैग्नीशियम आयन कम कर दिया ना, जब वाटर ऐड किया आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन कम हो गए हैं। ये तो सॉलिड है ना भाई, इसको तो कंसंट्रेशन ही इसकी इसकी कंसंट्रेशन कम हुई है। तो जब मैग्नीशियम आयन कम हुआ है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बोले पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। और जो पहले बेटा इसकी ई नॉट वैल्यू थी ना, पहले ई नॉट वैल्यू क्या आ रही थी -2.38, -2.38, तो ये क्या हो जाएगी, इट विल बी मोर नेगेटिव, इट विल बी मोर नेगेटिव। बस यही फर्क पड़ेगा ना कि -2.38 से और ज्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि अब ये मजीद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वाटर के डालने से मैग्नीशियम में जो पहले ऑक्सीडेशन हो रही थी अब वहां पर रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा ना भाई, या होगा, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि सेल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, सेल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वही मैग्नीशियम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पर मैग्नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ई नॉट वैल्यू है, जो ई वैल्यू है किसकी, मैग्नीशियम की, वो मोर नेगेटिव हो जाएगी और सेल का वोल्टेज मोर पॉजिटिव होगा, सेल का वोल्टेज मोर पॉजिटिव होगा। तो अब सारी बातें लिख रहा हूं, ये देखें जी, अभी सारी बातें मैंने लिखनी है यहाँ पर। कि पहली बात आप लिखेंगे नो चेंज, मतलब सेल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि मैग्नीशियम जो पहले ऑक्सीडाइज हो रहा था अब रिड्यूस हो जाएगा, उसको मैं कह रहा हूं कि नो चेंज। और जो डाइल्यूशन आपने की है, ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ Mg2 प्लस ई वैल्यू ऑफ Mg विल बी मोर नेगेटिव, वो मोर नेगेटिव हो जाएगी बेटा, ई वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ओवरऑल ई क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, तो वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बताना था कि क्या रिएक्शन में कहीं चेंज हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज की जगह रिड्यूस हो गया, वो नहीं हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a molten magnesium salt is electrolyzed for 15 minutes by a constant current
4.75 times 10 raised to power 22 magnesium atoms are produced at the cathode. Calculate the value of current. आइए आपने निकालना है जी। ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि मोल्टन मैग्नीशियम जो है ना, मोल्टन मैग्नीशियम इस तरह होगा ना, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिडिफाई होगा और ये मैग्नीशियम के एटम बन रहे हैं, राइट, है ना। अच्छा, आपने करंट कितना दिया है जी? Q ये है जी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इस बार मसला ही तो ये है कि आपको ये करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। इसका मतलब है कि टी तो पता है, Q आपको पहले फाइंड आउट करना है। पहले क्या फाइंड आउट करना है बेटा? Q। ये पता चल गया ना कि आपको करना क्या है, Q फाइंड आउट करना है। अब Q कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन बेटा, इक्वेशन से फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सुने, 1 मोल मैग्नीशियम, क्योंकि एटम्स की बात तो हो रही है ना ऊपर, तो हम भी 1 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम होते हैं? 6.02 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स। बेटा 1 मोल मैग्नीशियम एटम डिपॉजिट होंगे जब कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे? 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन। आपको पता है चार्ज होना सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96,500। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 96,500 कूलम्स। ये बात ठीक होगी? ठीक हो गया ना बेटा? कि मैंने इक्वेशन से सारी हेल्प ली अभी तक कि 1 मोल मैग्नीशियम ये और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है। अब इतने मैग्नीशियम एटम को डिपॉजिट करवाना है तो कितना चार्ज होना चाहिए? तो 4.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 22 एटम्स को डिपॉजिट करवाने के लिए आपके पास x कूलम चार्ज होना चाहिए। तो x निकालने यहां से, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 96,500 टाइम्स 4.75 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो जी x क्या आ रहा है जी? बोले कि x जो आएगा ना बेटा, दिस इज द चार्ज। लेकिन ये चार्ज आपके पास आ रहा होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज आ रहा है, ठीक है। x क्या आ रहा है बेटा? कोई बच्चा नहीं बता सकता व्हाट इज x? वन फाइव टू टू एट नहीं बेटा, कैलकुलेट करके निकाले ना। हाँ, 15228 आ रहा है जी, 15228 कूलम्स। अब आपने अब आपने बेटा Q की जगह 15228 लगाएं, I ऐसी ही, और करंट टाइम, सॉरी टाइम इन सेकंड्स बताना है, तो 15 इंटू 60 कर दें बेटा, 16.9 एम्पेयर। दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। इसकी पिक्चर ले लें अगर आपने लेनी है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन। जी जोहा, क्या है आंसर में मसला? अच्छा, अब देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। आपको पता है ना, केएसपी आप यूज करते हैं फॉर द स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जो स्लाइटली सॉल्युबल हैं। तो केएसपी, वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आयरन थ्री हाइड्रोक्साइड इज गिवन। अच्छा, आपने सॉल्युबिलिटी निकालनी है जी आयरन थ्री हाइड्रोक्साइड की, केएसपी उसने दिया हुआ है। पहले इसकी इक्वेशन बनाए ना। इसमें बेटा आप लोग गलती करते हैं, आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोग हमेशा स्टेप बाय स्टेप किया करें ऐसे करके, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको सॉल्युबिलिटी नहीं बताना, तो एज्यूम कर लें कि अगर एस मोल, देखिए मेरी बात गौर से सुने, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एस मोल आयरन हाइड्रोक्साइड का डिसॉल्व हो रहा है, एस, तो आयरन 3 के कितने बनेंगे? एस मोल इसके बनेंगे, और ओएच के कितने बनेंगे? 3s, है ना। एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी, कि एस मोल आयरन 3 के डिसॉल्व हुए तो हाइड्रोक्साइड के 3s डिसॉल्व होंगे। अब बेटा इन कंसेंट्रेशंस को ना इस फॉर्मूला में पुट कर दें जो ऊपर उसने दिया हुआ है। केएसपी की वैल्यू दी हुई है भाई, ये देखें, तो लिखेंगे 2.0 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -39 इज इक्वल टू आयरन 3s है, और ये 3s है, लेकिन क्यूब लेना है बेटा ऊपर, देखिए ना OH का क्यूब भी तो है, तो ये आएगा 2.0 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -39 इज इक्वल टू, तो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27, और s की पावर 4 हो जाएगी 27s फोर्थ। इसका फोर्थ रूट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है।
बेटा अब इसको इस तरह करें, 2.0 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू s की पावर 4। तो आप बेटा इसका 4th रूट ले लें, कैलकुलेटर में वो आपको ऑप्शन दे रहा होता है, 4th रूट लें। अब अक्सर बच्चे में ख्याल ऐसे भी होंगे जिनको 4th रूट नहीं लाना था बेटा, तो भी मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, मुझे कोई बच्चा खुद आंसर बताए जी। 4th रूट का क्या आंसर आ रहा है, एस क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर, एस। तो आयरन के मोल्स आएंगे आपके पास, ये जो एस होगा, दीज आर द मोल्स ऑफ आयरन। (9.28 टाइम्स 10⁻⁻11). अब बेटा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वो ट्रिकी कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अब आप देखिए ये तो आयरन हाइड्रोक्साइड है ना, ये तो आपने वाटर में डिसॉल्व किया, राइट। अब वो कह रहा है कि आप कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बताएं इन 0.01 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे करना है, तो मैं साइड पर करता हूँ। आपको सॉल्युबिलिटी वैसे पता चल गई है आयरन हाइड्रोक्साइड की, है इस दफा उसने ये किया कि ये आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड था। आपको पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, पता है ना ये बात, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये कितना है जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। तो बेरियम आयन कितना बनेगा, 0.01। हाइड्रोक्साइड आयन कितना बनेगा, 0.02। ठीक है जी, ये आपके पास था। इसके अंदर आपने अब आयरन 3 को डिसॉल्व किया। आयरन 3 तो बेटा बहुत कम डिसॉल्व होता है ना होने के बराबर, है ना। आप वैल्यू देख लें कि वैल्यू बेटा इसकी कितनी कम आ रही है। अच्छा देखें वैल्यू, अब देखिए बेटा कि कितनी कम है, इसका मतलब है कि आयरन 3 जो है वो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, ना होने के बराबर। और 3 मोल्स ऑफ OH माइनस। अब आपसे वो ये कह रहा है कि ये बताएं कि ये जो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा। पहले तो ये बताएं कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में आयरन हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या कोई कॉमन आयन नजर आ रहा है आपको, यस नजर आ रहा है ना। तो क्या होगा भाई, ये आयरन हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ नहीं गई, क्योंकि वैसे तो OH आयन की कंसंट्रेशन थी ये एक स्पेसिफिक, कितनी थी, 9.28 टाइम्स 10⁻⁻11 के 3 टाइम्स ज्यादा थी। लेकिन आपने जब ऊपर से 0.02 मोल्स OH आयन डाले तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन बढ़ गई है भाई। तो कंसंट्रेशन कॉमन आयन, ये कॉमन आयन है OH, तो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। नीचे वाला रिएक्शन तो बैकवर्ड नहीं जा सकता ना, ये तो इरिवर्सिबल है, तो ऊपर वाला रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो जब बेटा ऊपर वाला रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो बेसिकली कौन से आयन्स कम होंगे बताएं। जब ऊपर वाला रिएक्शन मतलब हाइड्रोक्साइड अब ये करेगा कि आयरन 3 से रिएक्शन करके ना, आयरन 3 से रिएक्शन करके बैकवर्ड जाएगा, FeOH होल थ्राइस बनाएगा। तो आयरन 3 कम हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल कम हो रहा है। आयरन 3 की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। अब कितनी कम हो रही है वो आपने बेटा निकालनी है। तो देखिए क्या करना है, आपके पास KSP इज गिवन, आपको पता है KSP ही रहेगा भाई। ये मैं आपको बताऊं, KSP इज अनचेंज, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं ना ये वाले, KP KC KW KSP, सिर्फ और सिर्फ कौन इनको चेंज कर सकता है, ओनली टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर इनको चेंज कर सकता है। कंसेंट्रेशन के चेंज करने से ये कांस्टेंट्स चेंज नहीं होते। तो KSP इज गिवन, जो कि कितना आ रहा है, 2.0 टाइम्स 10⁻⁻39। अच्छा आप वैसे खुद गेस करें कि अब आपके पास जो आयरन 3 की कंसेंट्रेशन निकलेगी, आयरन 3 की, वो पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी या कम होगी। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन के डालने से ना, हाइड्रोक्साइड आयन के डालने से हाइड्रोक्साइड आयन आयरन 3 से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। तो बताएं हाइड्रोक्साइड आयन कम होगी, शाबाश कम होगी। तो अब आप देखिएगा कि आयरन 3 कितना कम हो रहा है। देखें आयरन 3 की कंसेंट्रेशन आपको नहीं पता, दिस इज अननोन, ठीक है। लेकिन आपके पास बेटा जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन है ना, वो आपको पता है। हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी कंसेंट्रेशन है। अच्छा आप कहेंगे जी हाइड्रोक्साइड आयन तो दो सोर्स से आ रहा है, एक हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है फ्रॉम दी आयरन, एक OH आ रहा है फ्रॉम दी FeOH होल थराइस, और एक OH आ रहा है फ्रॉम दी बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो
ये जो आपके पास बेटा आ रहा है ना, जो OH की तरफ से आ रहा है, ये तो है 0.02। ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अब ये बताएं कि ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड बेटा, ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस से आ रहा है, क्या इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? ये जरा बता दें। FeOH होल थ्राइस की तरफ से जो OH आइन आ रहा है, ये वाला, क्या ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है? बहुत कम, क्योंकि ये स्लाइटली सॉलेबल है बेटा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी OH की कंसेंट्रेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये ना होने के बराबर है ना। तो हम बस कहेंगे कि जो OH आइन है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही है जी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। OH आइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02, क्योंकि ये जो ऊपर वाला OH आइन है जो कि आयरन 3 हाइड्रोक्साइड से आ रहा है, ये बहुत कम है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपके पास जी OH की कंसेंट्रेशन आ गई। अब आप बस इनमें वैल्यूज पुट करें बेटा। देखिए KSP इज इक्वल टू आयरन 3 ऐसे ही आएगा, और ये OH का क्यूब, ये फॉर्मूला है ना बेटा ऊपर वाला। तो अब इसमें KSP कितना आ रहा है? 2.0 टाइम्स 10⁻⁻39। आयरन 3 बेटा आपको नहीं पता ना, क्योंकि आयरन 3 कम हो गया, और बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हुआ है। ठीक है। अच्छा OH कितना है जी? OH की कंसंट्रेशन कितनी है जी सोल्यूशन में? ये बिल्कुल उसी तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह हम कहते थे जी कि जो वीक एसिड होता है ना, अगर किसी बच्चे को ये चीज वो कंफ्यूज हो रहा है तो इसको ऐसे समझ लें, ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम कहते थे कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट, हम क्या कहते थे जी यहाँ पर कि जो ये नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है, दिस इज मेनली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, क्योंकि एसिड तो बहुत कम आयोनाइज होता है, तो इसको हम इग्नोर करते थे नहीं करते थे, इसको हम काउंट ही नहीं करते थे। हम सिर्फ इस सॉल्ट की, इस नेगेटिव आयन की वही कंसंट्रेशन लेते थे जो सॉल्ट की होती थी। तो सेम यहाँ पर कर रहे हैं, OH आयन की वही कंसंट्रेशन ले रहे हैं जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की है। ठीक है जी। तो अब आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.02। तो बेटा इसका आपने क्यूब ले लेना है। तो यहां से बेटा आपके पास आयरन 3 आ जाएगा। जरा डिवाइड करें नेक्स्ट स्टेप में। 2.0 टाइम्स 10⁻⁻39 डिवाइडेड बाय 0.02 का क्यूब, क्या आ रहा है जी? 2.5 टाइम्स 10⁻⁻34। देखिए कम हुआ ही नहीं हुआ? जरा चेक करें। बहुत कम हुआ है भाई। आयरन 3 की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है, वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा था, अब ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा। रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या रीजन है? कि ये OH आइन जो है यहाँ पर कॉमन आइन है। ठीक है। तो जो कॉमन आइन है वो आयरन 3 से रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि Fe3 is less soluble in barium hydroxide than it is in pure water. Name this effect. तो आप बताएंगे दिस इज कॉमन आइन इफेक्ट। ये कॉमन आइन इफेक्ट है बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ये जी, the numerical value of Ka of HBRO is this. X is a solution of HBRO which contain these mole in 100 cubic centimeter of solution. In this solution, the following equilibrium is established. Two conjugate, अच्छा, conjugate acid base क्या होता है बेटा? Conjugate acid base pair is differentiated by one transferable proton. देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर आप बात करें ना, ये एसिड है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये BRO नेगेटिव में जा रहा है, H लूज कर रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन की आप बात करें तो वाटर बेस है, कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रोटॉन गेन कर रहा है, राइट। अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो H3O प्लस इज द एसिड। क्यों? दिस इज लूजिंग द प्रोटॉन ना, और BRO नेगेटिव इज अ बेस क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब जरा देखें जी, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की होता है बेटा जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो। ये देखें HBr और BRO माइनस पे किस चीज का फर्क आ रहा है? एक प्रोटॉन का। सेम फॉर दी H2O एंड H3O, इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है? एक प्रोटॉन का। तो डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, a pair which is differentiated by one transferable proton, which is differentiated by one ट्रांसफरेबल, ये लाजमी लिखिएगा बेटा कि वो ट्रांसफरेबल प्रोटॉन होता है। अच्छा, इसमें आपने, मैंने ऊपर बता दिया है, वो पेयर पूछ रहा है एसिड का पेयर और बेस का पेयर। बेटा एक एसिड का HBr हो जाएगा
और इसी का बेस क्या बनेगा, ये जी BrO माइनस, और दूसरा पेयर ये बता देंगे, मैं ब्लू कलर से मार्क किया है, एसिड इसमें क्या है H3O प्लस, और बेस इसमें क्या है वाटर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। बस बेटा ये हम लास्ट क्वेश्चन करके ना, मैंने आज आपकी ना बल्कि भी तो टाइम है, कितने बजे हमने क्लास स्टार्ट की थी, 10 o'clock, नहीं ठीक है, मैं आपकी ना बेटा एक क्लास दोपहर को लूंगा, आज टाइमिंग थोड़ी चेंज करूंगा सिर्फ आज के लिए। टाइमिंग मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्लास के बाद, इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना वो आज की क्लास में हम खत्म करेंगे लाजमी। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एक्स, शो ऑल योर वर्किंग। क्या है बेटा, के ए गिवन है, ये याद रखिएगा, के ए कितना बता रहा है 2.0 टाइम्स 10⁻⁹ और कंसंट्रेशन भी बता रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह करें, पहले HbRO लिखें, ये पार्शली आयोनाइज होता है H प्लस और BrO माइनस, इसका के एक एक्सप्रेशन देखें, ये H प्लस और BrO माइनस और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HbRO। अब बेटा आपको पता है कि H आइन और BrO माइनस इनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और वैल्यूज पुट करते हैं। के की क्या वैल्यू बता रहे हैं, देखें, के की वैल्यू 2.0 टाइम्स 10⁻⁹ मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 2.0 टाइम्स 10⁻⁹। बेटा H आइन और BrO माइनस इनकी कंसंट्रेशन सेम होगी ना, 1:1 है, तो मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, H आइन का स्क्वायर और HbRO। अब देखें, ये बात भी आपको पता रखनी है, पता होनी चाहिए कि जो वीक एसिड्स है ना, ये ना होने के बराबर आयोनाइज होते हैं, तो जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वही इसकी फाइनल कंसंट्रेशन भी होगी। यहाँ पर मसला आ रहा है कि ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, अब जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये HbRO जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया हुआ है उसने। अब एक मिनट, मैं अगर यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखूं, फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि मुझे क्या डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 4.0 टाइम्स 10⁻⁻3। अब मेरी बात सुने, ये जो मोल्स हैं, ये मोल्स कितने में है भाई, 100 में है ना, और ये जो के की वैल्यू है बेटा, इसकी क्या यूनिट है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है डेफिनेटली। ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर आप यहाँ कट करते हैं तो के का आंसर किस में आएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप लोग जरा मुझे ये बताएं कि क्या मुझे यही वैल्यू लेनी चाहिए या इसको मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में करना चाहिए। क्या मैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को मोल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या डिवाइड करना मस्ट है इधर, जरा बताइएगा जल्दी से, हरी अप। 4.0 टाइम्स 10⁻⁻³ आपके पास 100 में आ रहा है, क्या 1000 में निकालना जरूरी है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि यस जरूरी है बेटा, ठीक है, क्योंकि देखें आपने 2.0 टाइम्स 10⁻⁹ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, और ये जो मोल्स आ रहे हैं आपके पास HbRO के, ये उसने बताया है कि 100 में है, तो आप इसको 1000 में निकालें। कैसे निकालेंगे, साइड पर वर्किंग कर लेते हैं कि 4.0 टाइम्स 10⁻⁻³ जो है ये 100 में आ रहे हैं, तो 1000 में कितने आएंगे, x आएंगे बेटा। अब यहाँ से x निकालने, x इज इक्वल टू 4.0 टाइम्स 10⁻⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कम हो जाएगा, 4.0 टाइम्स 10⁻⁻²। ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट लें और पीएच का फॉर्मूला लगाएं। 2.0 टाइम्स 10⁻⁹ इंटू 4.0 टाइम्स 10⁻⁻² इज इक्वल टू h आइन का स्क्वायर। अंडर रूट भी ले ले बेटा साथ ही। h आइन कितने आ रहे हैं जी, 8.0 टाइम्स 10⁻⁻11। अब पीएच के फॉर्मूला में पुट कर दें, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। ठीक है बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, शाबाश। देखिए क्या आंसर आ रहा है बेटा, 5.05 आ रहा है। अभी आपने केस देख लिया ना कि जहां पर डिवाइड करना मस्ट है। अब मैं आपको नेक्स्ट केस करा रहा हूँ जो जहां पर डिवीजन करना मस्ट नहीं होगा, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। A solution containing NaOH is added to a solution of X. X क्या है, HbRO है बेटा, X is HbRO, और इसके मोल्स हैं 4.0 टाइम्स 10⁻⁻³ इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके अंदर बेटा उसने सॉलिड फॉर्म में ये ऐड कर दिया, सॉलिड, क्योंकि इसने सोल्यूशन तो नहीं कहा ना, तो इसका मतलब है सॉलिड ही ऐड किया है। NaOH ऐड कर रहा है 2.0 टाइम्स 10⁻⁻3। बेटा रिएक्शन होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, Na इस H को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, NaBrO और साथ में वाटर बनेगा। अच्छा देखिए, ये इनिशियल थे, बचे कितने, ये जरा देखिएगा। अब न्यू मोल्स जो आपके पास आ रहे हैं, ये तो बेटा खत्म हो गया ना,
NaOH कितना हो गया 0 मोल्स, ये सारा खत्म हो गया। 1:1 है। HbRO कितना यूज होगा भाई 4.0 टाइम्स 10⁻³ में से कितना यूज होगा, ये यूज होगा बेटा -2.0 टाइम्स 10⁻³ तो बचा कितना, ये देखें ये आएगा 2.0 टाइम्स 10⁻³ और NaBRO कितना बना 1:1 है 2.0 टाइम्स 10⁻³ बेसिकली ये बफर बन गया है ये, और ये देखें दोनों की कंसिडरेशन आपके पास आ गई, लेकिन दोनों किस में आ रहे हैं 100 में आ रहे हैं। अब आपको कोई मसला नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पे आ रहे हैं ना। अब आपके पास आपने क्या निकालना है जी, पीएच निकालनी है बफर की, ठीक है। के भी गिवन है बेटा, के ए इज गिवन, के कितना है जी 2.0 टाइम्स 10⁻⁹। अब देखें बफर कैसे निकालेंगे बफर की पीएच, के इज इक्वल टू, पहले तो आपको मेरे ख्याल में मैं इक्वेशन बना दूं अगर आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। इक्वेशन देखिए जी कैसे बनेगी, एक सॉल्ट है और एक एसिड है। सॉल्ट लिख देते हैं HbRO, ये पार्शियली आयोनाइज होगा H+BrO-, NaBRO ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा Na+BrO-। तो इसका जो Ka का एक्सप्रेशन बनेगा वो BrO- फर्स्ट इक्वेशन का बनेगा ना, वो रिवर्सिबल है, और HbRO। अब देखिए Ka कितना है जी गिवन है 2.0 टाइम्स 10⁻⁹। BrO माइनस बेटा जो एसिड से आ रहा है वो तो इग्नोरेबल है ना, सॉल्ट से कितना आ रहा है 2.0 टाइम्स 10⁻⁻3। अच्छा मैं इसको थाउजेंड्स में नहीं निकाल रहा, आप लोग बताएं क्या 1000 में निकालना जरूरी है या बगैर निकाले भी आंसर सही आएगा। और देखें एसिड के मोल कितने हैं जी, ये शाबाश बेटा बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या आपको ये जो कंसंट्रेशन है ये मोल्स 1000 में निकालना लाजमी है इस दफा या नहीं। देखें अगर आप 1000 में निकालेंगे ना तो फिर भी वो एक दूसरे को कट ही करेंगे, तो टाइम बचाएं और 1000 में ना करें, तो एक दूसरे को कट कर दिया हमने। 1000 में निकालेंगे फिर भी सेम आएंगे, तो यहीं पर कट करके एच आइन आपके पास आ गए जी, एच आइन आपके पास आ गए हैं। एच आइन इज इक्वल टू 2.0 टाइम्स 10⁻⁹। इसको पीएच के फॉर्मूला में पुट कर दें, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, क्या आ रहा है जी 8.70। ठीक है जी, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो क्लास की टाइमिंग मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, क्लास की टाइमिंग आपको मैं अभी बता देता हूँ। वेट अ मिनट, हाँ बड़ा क्लास की टाइमिंग होगी 4:15 से 5, 4:15 से 5 o'clock, ठीक है जी। उसमें इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट कर लेंगे 4:15 से 5। कोई बच्चा बेटा ग्रुप में भी डाल दे, ग्रुप में लिख दे कोई बच्चा कि 4:15 से 5 o'clock क्लास होगी।